नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अमरावती व यवतमाल में बड़े उद्योगों को लाने के लिए लगातार प्रयास करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती जिले में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में शस्त्र कारखाना लाए जाने की बात कही है और बताया है कि अमरावती में पुणे के गणेश निबे व अन्य कंपनियां बड़ा निवेश करने को उत्सुक हैं और निवेशकों द्वारा 1000 एकड़ जमीन की मांग की गई है जो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद निबे व उनकी कंपनियां यहां पर बड़ा शस्त्र कारखाना शुरू करेगी। साथ ही निबे की कंपनियों द्वारा क्षेत्र में उत्पादित संपूर्ण कपास को गारंटी मूल्य पर खरीदने की तैयारी भी दर्शाई गई है। आज सुबह नागपुर विद्यापीठ परिसर में आयोजित 3 दिवसीय सांसद औद्योगिक महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर उपरोक्त घोषणा करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अमरावती विमानतल हेतु लाइसेंस प्राप्त हो गया है और यहाँ पर चीन के बाद एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण केंद्र जल्द शुरू किया जाएगा, जिसमें करीब 25,000 नए पायलट तैयार किए जाएंगे। इसी तो उनकी एयर इंडिया व अन्य कंपनियों से लगातार निवेश संबंधी बातचीत हो रही है। फडणवीस के मुताबिक गणेश निबे ने उन्हें यह बताकर आश्चर्यचकित कर दिया कि मिसाइल व हथियार बनाने में भी कपास का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। यही वजह है कि निबे की कंपनियां पश्चिम विदर्भ में पैदा होने वाला पूरा कपास खरीदने के लिए तैयार है। कल हमारे उद्योग मंत्री और मैं पूना में गए थे। हम लोगों ने एक आर्म्स एंड एम्युनिशन और मिसाइल यूनिट का वहां पर उद्घाटन किया और वो जिन्होंने उसको स्थापित किया है गणेश निबे जी ने मुझे कहा कि देवेंद्र जी, आपको लगता है कि ये जो कॉटन है ये टेक्सटाइल में ही इस्तेमाल होता है? मैंने कहा नहीं, और भी कई चीजों में होता होगा। उन्होंने मुझे कहा कि कॉटन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो आर्म्स एंड एम्युनिशन में होता है और उन्होंने उसकी एक पूरी इकोसिस्टम मुझे बताई और उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे कुछ हजार एकड़ जमीन ये अमरावती और यवतमाल के पास देंगे तो वहां का जितना आप कॉटन कहेंगे उतना सारा कॉटन मैं, जो आपका हमी भाव है, जो आपका एश्योर्ड रेट है, उसमें खरीदने के लिए तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि एक भी नया रिवोल्यूशन इसके माध्यम से तैयार होने वाला है। इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने अमरावती के पीएम मित्रा पार्क की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की स्पर्धा में हिस्सा लेकर यह प्रकल्प खींचकर लाया गया है और आज इस पार्क में एक भी प्लॉट उपलब्ध नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि अमरावती के पीएम मित्रा पार्क को उद्योजकों की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। साथ ही उन्होंने पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार और प्रशासन की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी भी दी। और केंद्र सरकार ने जो देश में चंद पीएम मित्रा पार्क इन टेक्सटाइल मंजूर किए, उसमें से एक मेजर पार्क ये हमारे अमरावती में मंजूर किया है। उसका काम हमने शुरू किया है और एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम आज हम लोग अमरावती में देख सकते हैं कि कॉटन से लेकर फैशन तक की कंप्लीट इकोसिस्टम हम लोगों ने वहां पर तैयार कर लिए। ये जो पीएम मित्रा पार्क है, इसमें हम लोग उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और विशेष रूप से हमारा ये जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है, इसको एक बहुत बड़ा फायदा इसके माध्यम से होगा। महायुति सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में राज्य की 5 लाख से अधिक महिलाएं अपात्र घोषित की गई, जिसके तहत अकेले अमरावती जिले में 22,472 महिलाओं को योजना से अयोग्य करार दिया गया है। महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की, जिससे सरकार की कथित गेम चेंजर योजना को फलिता लगने के आसार बताए जा रहे हैं। इसी बीच यह खबर भी सामने आई कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने योजना का सर्वे करने से साफ मना कर दिया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस योजना के सर्वेक्षण हेतु प्रत्येक लाभार्थी के लिए 50 रुपए दिए जाने थे, लेकिन उस रकम का अब तक भुगतान नहीं किया गया। लाडकी बहीण योजना सुरू झाली तेव्हापासून तर आतापर्यंत 7,20,575 अर्ज प्राप्त झाले आपल्याला। त्यापैकी 6,98,103 पात्र ठरले आणि अपात्रमध्ये 22,472 अर्ज अपात्र ठरलेले। ही बिलकुल अपडेट आतापर्यंतची माहिती, आजच्या डेटपर्यंतची। निकषात नाही बसले ते अपात्र ठरले ना। जे काही निकष होते आपले, उत्पन्नाची अट होती त्याच्यामध्ये, किंवा कोणाकडे 4 व्हीलर असेल तर त्याच्यामुळे जे निकषात पात्र ठरले नाही ते अपात्र राहिले।
आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए अमरावती संसदीय क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत बजट को पूरी तरह से लचर बताया और कहा कि इस बजट को देखकर यही समझ में नहीं आ रहा कि यह केंद्र सरकार का बजट है या फिर किसी राज्य का बजट है। इस बजट को लोक लुभावन घोषणाओं का पुलिंदा बताते हुए सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है और कई घटकों की अनदेखी की गई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह कमजोर होगी। इसके साथ ही संसद में मेलघाट के बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए सांसद वानखड़े ने कहा कि मेलघाट के बेरोजगार युवाओं को मनरेगा की मजदूरी के पैसे तक नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से एक बेरोजगार युवक ने आत्महत्या तक की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार पर प्रभावी अमल नहीं हो रहा और केंद्र सरकार द्वारा कामों को लेकर कोई नियोजन या विश्लेषण भी नहीं किया जा रहा। देशाच्या अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण भागात आहे आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेत शेतकरी आणि कष्टकरी हा महत्त्वाचा घटक आहे, युवक हा महत्त्वाचा घटक आहे। परंतु या अर्थसंकल्पात या घटकावर पूर्णतः दुर्लक्ष केलेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, आपल्या पंतप्रधानांनी 2014 साली सांगितले होते शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करू, परंतु अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत ते उत्पन्न कसे दुप्पट करू हे आजपर्यंतही सांगितलं गेलं नाही। नागपुर में जरीपटका परिसर की चौक्स कॉलोनी में मध्य प्रदेश पुलिस के दल ने छापा मारकर नकली नोट छापने वाले कारखाने का भंडाफोड़ किया तथा मलकीत सिंह विर्क व मनप्रीत सिंह विर्क नामक चचेरे भाइयों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पता चला है कि नकली नोट छापने हेतु विर्क बंधुओं ने दिल्ली जाकर प्रशिक्षण हासिल करने के साथ ही वहीं से मशीन खरीद कर लाई थी और ये दोनों भाई महज 300 रुपए में 1 लाख रुपए के नकली नोट छापा करते थे, जिन्हें 20,000 रुपए के असली नोटों के बदले में राज्य के करीब 10 से 12 राज्यों में अपने रैकेट के जरिए बेचा करते थे। इन दोनों भाइयों ने अब तक करोड़ों रुपए के नकली नोट छापकर उन्हें देश के अलग अलग राज्यों में भेजते हुए चलन में लाया है। अकोला जिले में 15,845 बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र देने में घोटाला होने का आरोप भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने लगाया। पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अकोला के रामदासपेट पुलिस थाने में सबूत देकर अपना बयान दर्ज किया, साथ ही सूचना के अधिकार के जरिए प्राप्त कुछ कागजात भी रामदासपेट पुलिस थाने में प्रस्तुत किए। इस मामले में रामदासपेट पुलिस थाने ने एक अपराध दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अमरावती से प्रयागराज तक महाकुंभ यात्रा का आयोजन करने वाले युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी सूरज मिश्रा द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि सूरज मिश्रा मित्र मंडल द्वारा नो लॉस नो प्रॉफिट तत्व पर सेवा एवं श्रद्धा भाव के साथ कुंभ यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन इस यात्रा में शामिल श्रद्धा वोरा नामक महिला ने अपने राजनीतिक एजेंडा पर चलते हुए यात्रा की शुरुआत से ही हंगामा करना शुरू किया था और यात्रा के प्रयागराज में पहुंचने पर 50,000 रुपए की मांग करते हुए रकम देने से इनकार किए जाने पर अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर प्रयागराज में बखेड़ा खड़ा किया और बेहद आपत्तिजनक भाषा में तथ्यहीन आरोप लगाते हुए उसके फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए, जबकि श्रद्धा वोरा व उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं था। यही वजह रही कि भले ही इस यात्रा में शामिल 9 बसों में से 4 बसें बीच यात्रा में अमरावती वापस आई, लेकिन शेष बसों ने अयोध्या धाम व काशी स्थित विश्वनाथ धाम का दर्शन करते हुए अपनी यात्रा सुचारू रूप से संपन्न की। पर जो 2 इस पे आरोप किया आकाश ठाकुर और प्रणय नारेटी, वो इस वक्त अमरावती में प्रणय नारेटी नहीं थे, उनके माता पिता मेरे साथ में अयोध्या थे, वो घर पे थे, उनके जो ट्विंस बेबी है वो संभाल रहे थे। ये मोबाइल लोकेशन से कहीं भी पता चल सकता। और जो महिला 6 सिलेंडर तो मुझे थे ही नहीं, उसका आइडिया नहीं थे ही नहीं ना, मालूम तो यानी थे ही नहीं। आप बोल रहे होंगे तो पागल लगा है। वो जो बात कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। शोध प्रतिष्ठान स्वामी विवेकानंद साधना और क्रिकेट मंडल तथा वीएमबी स्पोर्टिंग क्रिकेट अकादमी द्वारा आगामी 3 से 8 फरवरी तक आयोजित आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा के तहत गत रोज आयोजन के चौथे दिन नौसारी चौक स्थित आदिवासी छात्राओं के छात्रावास के निकट मैदान पर 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए और दोनों ही मुकाबलों में धुले 11 की टीम ने 2 अलग अलग टीमों को पराजित करते हुए लगातार 2 जीत हासिल की। इसके साथ ही धुले 11 ने सीधे टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में अपना स्थान बनाया। बीती रात हुए मुकाबलों को देखने हेतु विधायक सुलभा खोड़के तथा यश खोड़के व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष प्रशांत डौरे के साथ ही अन्य कई गणमान्य उपस्थित थे। यह टूर्नामेंट कल 8 फरवरी तक चलेगी और कल रात इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसके बाद विजेता व उपविजेता टीमों को रंगारंग कार्यक्रम के बीच पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान को आज 38 दिन पूरे हो चुके हैं और इस अभियान के तहत 38 दिनों में 1500 यूनिट से अधिक रक्त संकलित हो चुका है। आज शुक्रवार 7 फरवरी को इस अभियान के तहत मुर्शी के उटखेड़ा में त्याग मूर्ति रमाबाई भीमराव अम्बेडकर जयंती निमित्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 27 यूनिट रक्त संकलित हुआ। वहीं इससे पहले इस अभियान के तहत गत रोज 6 फरवरी को आदिवासी समाज की ओर से बिरसा मुंडा संगठन द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए 21 यूनिट रक्त संकलित किया गया था।
राज्य सरकार के सिटी ई गवर्नेंस सर्वेक्षण में अमरावती महानगर पालिका को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सर्वेक्षण के तहत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं का सर्वेक्षण किया गया था। अमरावती मनपा ने इस सर्वे में कई महानगर पालिकाओं को पीछे पछाड़ते हुए 6वां स्थान हासिल किया। इस सफलता के लिए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने सिस्टम मैनेजर अमित डेंगरे व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने आगामी मनपा चुनाव कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने दम पर पूरी ताकत के साथ लड़ने और बहुमत के साथ विजयी होकर शहर को नई दिशा देने का दावा किया। शेखावत के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अब मनपा की चुनावी लड़ाई है अतः प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी ताकत से काम करना होगा। अचलपुर फसल मंडी सभापति राजेंद्र गोडले का इस्तीफा जिला उपनिबंधक कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद अब उप सभापति अमोल चिमेटे को सभापति का पदभार सौंपा गया है। साथ ही जल्द ही सभापति के चुनाव को लेकर बाजार समिति द्वारा बैठक लेकर तिथि तय करने के बाद जिला उपनिबंधक कार्यालय को पत्र मिलते ही प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद आयोजित सभा में सभापति के चुनाव लिए जाएंगे। अमरावती फसल मंडी के सभापति हरीश मौर्य ने जिलाधीश सौरभ कटियार से भेंट करते हुए तुअर की सरकारी खरीदी शुरू करने की विनती की। उन्होंने 6 फरवरी का फसल मंडी का प्रस्ताव भी जिलाधीश को सौंपा, जिसमें किसान हित में तुअर खरीदी तुरंत प्रारंभ होना आवश्यक रहने का उल्लेख है। अंजनगांव सूजी उपज मंडी के सभापति जयंत साबले को उपनिबंधक द्वारा अपात्र घोषित किया गया था, जिसके खिलाफ विभागीय सह निबंधक के पास दर्ज की गई याचिका पर सभापति के अपात्रता आदेश को स्थगनादेश मिला है। ऐसे में जयंत साबले का सभापति पद बच गया है। राज्य अभियंता संगठन द्वारा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के सचिव संजय दशपुते के नाम ज्ञापन जारी करते हुए कहा गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निजी अभियंताओं के जरिए कराए गए विकास कामों के बकाया बिलों का भुगतान विगत लंबे समय से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सुशिक्षित अभियंता आर्थिक दिक्कतों में फंसे हुए। ऐसे में राज्य अभियंता संगठन ने साफ निर्णय लिया है कि जब तक सरकार द्वारा बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया जाता तब तक महाराष्ट्र राज्य में सभी विकास कार्यों के कामों को बंद रखा जाएगा। एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने केंद्रीय बजट को विद्यार्थी विरोधी बताते हुए डफली बजाकर केंद्र सरकार का निषेध किया, साथ ही केंद्रीय बजट की होली भी जलाई। इसके साथ ही एआईएसएफ ने कुलगुरु व शिक्षकों की नियुक्ति हेतु यूजीसी की ओर से जारी निर्देशों को पीछे लेने की मांग भी उठाई। अचलपुर स्थित आईटीआई कॉलेज की बिजली महावितरण द्वारा काट दिए जाने पर प्रहार संगठन ने अनोखा आंदोलन करते हुए महावितरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके तहत गुरुवार की शाम 6 बजे प्रहार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में मोमबत्तियां जलाते हुए भगवा रुमाल बिछाया और बिजली बिल भुगतान के लिए चंदा इकट्ठा किया। श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर माउली सरकार जगत गुरु रामराजेश्वराचार्य ने दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रामभद्राचार्य महाराज से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भेंट की। दोनों धर्मगुरुओं के बीच विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। आगामी 8 दिन बाद वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, जिसके लिए युवाओं में अभी से अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और युवाओं की भीड़ गिफ्ट शॉपिंग में पहुंच रही है। साथ ही उपहारों की ऑनलाइन खरीदारी का दौर भी तेज हो गया है। ऐसे में कई गिफ्ट शॉपिंग के संचालकों ने अपने प्रतिष्ठानों में एक से बढ़कर एक गिफ्ट आर्टिकल उपलब्ध कराने के साथ ही युवाओं को खरीदारी हेतु अपने प्रतिष्ठानों में आने के लिए आकर्षित करने विशेष ऑफर व डिस्काउंट जैसी घोषणाएं भी की है। आज शाम 5 बजे के आसपास राहटगांव चौक पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने एक दोपहिया सवार को उड़ा दिया। इस हादसे में दोपहिया पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिनका नाम अशोक काशानी बताया गया है। 40 वर्षीय अशोक काशानी की सिटीलैंड में दुकान है। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर हुए सैकड़ों नागरिकों ने कार की जमकर तोड़फोड़ की। वहीं घायल अशोक काशानी को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लालखड़ी के धर्मकाटा परिसर में आज सुबह 6 बजे नागपुरी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को घर में गौवंश काटते हुए पकड़ा। साथ ही 7 अन्य गायों को छुड़ाया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद रशीद तथा शेख अमीन शेख मुंशी बताए गए। सरफा बाजार के कालाराम मंदिर के पीछे आज सुबह एक इलेक्ट्रिक दुपहिया दो कर जल उठी। यह दुपहिया वाहन परिसर में रहने वाले कलंदरी नामक व्यक्ति की बताई गई है। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की बात सामने आते ही परिसर के लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। चिखलदरा तहसील के रेटियाखेड़ा में आदिवासी बुजुर्ग महिला का जुलूस निकालने के मामले में चिखलदरा के थानेदार आनंद पिदुरकर व अन्य 3 पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित जवानों में दीपक सोनालेकर, प्रमिला जामकर और भीम सिंह उइके का समावेश है। प्यार व विवाह का झांसा देकर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ ओम बेलोरकर नामक युवक द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए दुराचार किए जाने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत मिलने पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। रुक्मिणी नगर के समर्थ कॉलोनी में रहने वाली 44 वर्षीय महिला कल 6 फरवरी की शाम 7:30 बजे के आसपास आशियाड कॉलोनी में रहने वाली अपनी रिश्तेदार महिला के घर गई थी, जहां वाहन पार्क करते समय दोपहिया पर सवार होकर आए 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके गले पर झपट्टा मारकर उसके गले से 1.25 लाख रुपए मूल्य वाला 18 ग्राम सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और भाग गए। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जवाहर गेट परिसर स्थित कपड़ा शोरूम में सेल्समैन के तौर पर काम करने वाले दीपेश झांबानी का गत रोज 2 अज्ञात युवकों ने अपहरण करते हुए उसके साथ सुनसान स्थान पर ले आकर मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी जेब में रखे 2000 रुपए नकद सहित 10,000 रुपए मूल्य वाले मोबाइल फोन को लूट लिया और फरार हो गए। योदा पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के मामले की जांच करते हुए वरनगांव निवासी सचिन उर्फ वकील वाघमारे को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 4 वाहन जब्त किए। तिवसा रिद्धपुर मार्ग पर 9 जनवरी की शाम अज्ञात वाहन ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हुआ था, लेकिन शिरखेड़ पुलिस ने मामले की जांच करते हुए माधव टिकले नामक आरोपी को उसके वाहन के साथ गिरफ्तार किया। अवैध साहूकारी करने वाली 2 महिला साहूकारों के खिलाफ मोर्शी पुलिस ने 5 जनवरी की रात साहूकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सहायक निबंधक राजेश भुयार ने मामले की जांच रिपोर्ट के बाद लिखी शिकायत दर्ज की थी, जिसके आधार पर 2 अवैध महिला साहूकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छिंदुरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र के तिवसा घाट के निकट 4 पहिया वाहन ने पैदल जा रहे गलाकोठा निवासी गुलजार सिंह गोंड नामक राहगीर को टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल इस व्यक्ति की इलाज के दौरान बुधवार की रात मौत हो गई। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील अंतर्गत सोना गांव में 4 साल की बच्ची के साथ घिनौना अत्याचार किए जाने की घटना सामने आई, जिससे पूरे जिले में गुस्सा व्याप्त है। बच्ची की हालत नाजुक होने के चलते उसे अकोला के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बीती शाम 24 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। एक युवक का पत्नी और माता पिता के साथ जारी झगड़ा छुड़ाने के लिए गए व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना यवतमाल जिले की कलम तहसील अंतर्गत दुर्ग खेत शिवार परिसर में घटित हुई, जब गुस्से में आए युवक ने मध्यस्थता करने वाले पड़ोस के खेत के चौकीदार पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार की सुबह गिरफ्तार किया।